अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुताल्लिक। रात गए तक इस्लामाबाद में सियासी कशीदगी अपने उरूज पर रही, जहां हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स ने जिनाह एवेन्यू को तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से खाली करवा लिया। दिन भर मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें शदीद शेलिंग की गई, पथराव और आंख बचोली के मनाजिर भी देखने को मिले। रेंजर्स और पुलिस का पीटीआई शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन भी देखने में आया। अलीमीन गंडापुर बुशरा बीबी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए और कारकुन भी भाग निकले। जिना एवेन्यू 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर भागे। ब्लू एरिया शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। मुजाहिरीन की रेड जोन की जानिब पेशकदमी भी रोक दी गई और फरार मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए अटक पुल भी बंद कर दिया गया। बुशरा बीबी का ड्राइवर भी पकड़ा गया। पीटीआई कायदीन के मरकजी कंटेनर को किसी ने आग लगा दी। जिना एवेन्यू खाली करने के बाद पीटीआई मुजाहिरीन की घरों में लूटमार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पुलिस ने 500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है। इन शरपसंदों से भारी मिकदार में असलहा, एम्यूनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन आलात भी बरामद हुए हैं। और तर्जुमान पुलिस का इस हवाले से बताना है कि पंजाब भर में 800 के करीब शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया जा चुका है। शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। इससे पहले पीटीआई कारकुनों ने डी चौक पर मौजूद कंटेनर्स को हटाने और पलटाने की कोशिश की। गैस मास्क पहनकर और डंडों से लैस मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और गुलेलों से निशाना बनाया। पुलिस और रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पाते हुए मुजाहिरीन को खैबर प्लाजा से आगे तक धकेल दिया और जिना एवेन्यू को खाली करवा लिया गया। इन झड़पों के दौरान पुलिस और रेंजर्स के 4 एहलकार शहीद हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि मुजाहिरीन की भी बड़ी तादाद जख्मी हुई है। इन झड़पों के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और इंतशार का माहौल छाया रहा, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज खत्म होने के बाद मुजाहिरीन बड़ी तादाद में घरों को लौटना शुरू हो गए और इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाले रास्तों पर लोगों की रवानगी का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले इस्लामाबाद में जारी तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एक नया और कशीदा मोड़ उस वक्त देखने में आया जब मुजाहिरीन के जज्बात काबू से बाहर हो गए। मुजाहिरीन ने पार्टी क़यादत के खिलाफ नापसंदीदगी का इजहार करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को तनकीद और हुजूम की बेकाबू हरकत का फिर उन्हें सामना भी करना पड़ा। बुशरा बीबी की जानिब से कारकुनान को हिदायत दी गई कि वो अलीमीन गंडापुर को फॉलो करें और उन्हें अपने साथ लेकर डी चौक पहुंचे। ताहम 7th एवेन्यू पर कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के करीब अलीमीन गंडापुर की गाड़ी के रुकने बाइस मुजाहिरीन काफ़ी मुश्तिल हो गए। कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर चढ़कर लातें मारी और एक मौके पर बोतल भी फेंकी जो गंडापुर को जा लगी। इसी दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी ज़रूरी काम से रवाना होने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी को रोक दिया और शदीद नारेबाजी की। मुश्तिल कारकुनान ने वज़ीर आला को वापस जाने से मना कर दिया और डी चौक जाने के मुतालबे पर जोर देते रहे। अलीमीन गंडापुर ने मुजाहिरीन को पुरसुकून करने और हालात को काबू में लाने की 2 मरतबा कोशिश की, मगर कारकुनान ने डी चौक जाने के नारों में उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। ये वाक़या तहरीक इंसाफ के मुजाहरे के दौरान क़यादत और कारकुनान के दरमियान एतमाद के फुक़दान और पार्टी की अंदरूनी तंजीमी मुश्किलात को उजागर भी करता है। इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर उस्मान राना ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमें करंट सिचुएशन के हवाले से बताइएगा कि डी चौक की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर आप डी चौक की सूरत हाल के हवाले से देखें तो इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल सुकून है। रेंजर्स तैनात की गई है। जो कंटेनर्स हैं जो डी चौक और रेड जोन को जाने वाले हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जो जिनाब एवेन्यू को लगाए गए कंटेनर थे वो गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए थे उनकी जानिब से हटा दिए गए थे और इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस है उनका कहना है कि जल्द तमाम कंटेनर हटा कर रास्तों को खोल दिया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर जले हुए मोटरसाइकिल और जो कंटेनर है जला हुआ वो तो नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कोई बड़ी जो कारकुनों की जैसे तादाद मौजूद थी वो नज़र नहीं आती। कारकुनान को रात को मुंतशिर कर दिया गया था और जैसे आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए थे। शदीद शेलिंग थी रात को और सब जब ये सूरत हाल थी CDA हुकाम ने तमाम तर एरिए को अब क्लियर कर दिया है और सफाई का अमल जो है वो शुरू है। जी ठीक है उस्मान, जिस दिन से आप अभी डी चौक मेन शाहराह पर मौजूद हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने कैमरामैन से कहिएगा कि वो कैमरा घुमाकर हमें ज़रा अतराफ़ की जो सड़क है वो भी दिखाए, क्योंकि मैं आपके पीछे भी देख रहा हूँ कि जो आम ट्रैफिक है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रही है, वो रवां दवां है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो सड़क को दिखाए। जो जुनैद ज़रा ये दिखाइएगा।
जी, उस्मान से हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुजाहिरीन की जानिब से जिस तरह से डी चौक पर कंटेनर्स हटाने और पलटाने का हमने देखा कि हिकमत अमली भी बनाई गई थी। मुजाहिरीन जो कल यहाँ पर मौजूद थे उनके पास गैस मास्क भी थे, गुलेल जैसे सामान का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है और समझ से बाहर है कि एक सूबे से अवाम को लाकर दूसरे सूबे पर चढ़ाई की जा रही है, कैपिटल पर चढ़ाई की जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जिस तरह से मुजाहिरीन को हिदायत जारी की हैं, पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को काबू पाने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की थी वो बिलाखिर कामयाब हुई है और जिना एवेन्यू को भी क्लियर कर लिया गया था कल रात को ही। और अभी लोगों के वापस पेशावर लौटने का जो सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। उस्मान राना हमें डी चौक के मनाजिर भी दिखा रहे थे जहाँ पर हम देख रहे थे कि आम जो ट्रैफिक है अब वो यहाँ से गुजर रही है, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और मज़ीद डिटेल्स भी उनसे लेंगे जैसी उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी दोबारा होती है। मुजाहिरीन ने जिस तरह से कल अली मीन गंडापुर की गाड़ी को रोक दिया और जो एक वो ज़रूरी काम जाना चाह रहे थे वो वहाँ पर भी नहीं जा चुके। शदीद नारेबाजी भी की गई। मुश्तिल कारकुनान ने वज़ीर आला को वापस जाने से भी मना कर दिया था और डी चौक जाने के मुतालबे पर भी जोर देते रहे। अली मीन गंडापुर ने काफ़ी बार ये कोशिश की है कि मुजाहिरीन को पुरसुकून किया जाए, हालात को किसी तरह से काबू में लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कारकुनान ने डी चौक जाने के नारों में उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तो ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहरे के दौरान क़यादत और कारकुनान के दरमियान एतमाद के फुक़दान और पार्टी की अंदरूनी तंजीमी मुश्किलात को उजागर करता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। और सिचुएशन अब हम देख रहे हैं कि वो कंट्रोल में आ चुकी है। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को जिस तरह से वहाँ पर सिचुएशन पर काबू पाया है, जिना एवेन्यू को जिस तरह से क्लियर किया गया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इन तमाम झड़पों के दौरान हमने देखा कि रेंजर्स के एहलकार शहीद भी हुए हैं, तकरीबन 100 के करीब एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। इन झड़पों के दौरान आम शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कारोबारी मराकज़ बंद थे, तालीमी इदारे बंद थे, इंटरनेट सर्विस की जो फरामी है उसको मुअत्तल किया गया था। इस एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद में जो मामूलाती ज़िंदगी थे वो बुरी तरह से मुतासर होते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो एहतजाज किया गया था अब इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। हुकूमती इदारे अब मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या प्लानिंग करेंगे ताकि इस्लामाबाद या रावलपिंडी के रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी ऐसी सिचुएशन से बच सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल उन्हें फ़ेस करनी पड़ती है। तमाम कारोबारी इदारे बंद हो जाते हैं। 24 नवंबर से लेकर हमने देखा कि किस तरह से 3 दिन तक इस्लामाबाद को यरगमाल बनाए रखा गया। इस्लामाबाद में बिज़नेस बंद रहा, तालीमी इदारे बंद रहे, इंटरनेट सर्विस वहाँ पर मुअत्तल रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इस हवाले से करना पड़ा। और हमने देखा कि जिस तरह से रिंग रोड को भी बंद किया गया, मोटरवेज़ को भी बंद किया गया। उस्मान राना ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, एक तो हमें मनाजिर दिखाइएगा, साथ ही साथ बताइएगा कि आम ट्रैफिक जो है वो तो ईजिली यहाँ से गुजर रही है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो कैमरे को रोटेट करे और दिखाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। यहाँ पर रेंजर जो है वो तैनात है, मीडिया मौजूद है, कंटेनर लगे हुए हैं। ये कंटेनर जो थे जो इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इन कंटेनरों को हटाने की भरपूर कोशिश की गई तरीके इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, लेकिन यहाँ से रेंजर्स जो थी उनकी जानिब से शेलिंग की जाती रही। और एक ये भी देखा हमने कल कि जब रेंजर यहाँ से शेलिंग कर रही थी तो इस्लामाबाद के जो ब्लू एरिया है इसके दोनों तरफ जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर रेंजर्स के जो थे वो स्नाइपर मौजूद थे। वो स्नाइपर जो थे वो जो एहतजाजी मुजाहिरीन जो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे उनको निशाना बनाते थे। रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो बुलेट्स थी उनका इस्तेमाल किया गया। हमने देखा कि तकरीबन जो है जो 20 से 30 के करीब जो इस वक्त तक ज़राए से चीज़ें सामने आई हैं कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो ज़ख्मी हुए, उनको बुलेट से इंजरी थी। उसके अलावा जो है जो शेल से या रबड़ बुलेट से जो इंजरी हुई वो इससे अलग हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो यहाँ पर रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस के एहलकार तैनात थे, उन पर जब पथराव हुआ तो उनमें से भी मुतअद्दिद जो एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए, क्योंकि जो कारकुनान थे वो डी चौक तक पहुँच चुके थे और कंटेनर पर भी चढ़ गए थे। जब वो कंटेनर पर चढ़े तो पहले तो पाक फ़ौज के जो जवान तैनात थे उन्होंने उनसे सलाम किया, उनसे अच्छे तरीके से पेश आए। जब वो कंटेनर पे मौजूद रहे तो उसके बाद रेंजर कंटेनर पे आई और रेंजर्स की जानिब से कंटेनर से लोगों को हटाया गया। हटाने के बाद जो है हालात गमगीर हुए और जो कारकुनान थे उनकी जानिब से पथराव शुरू हो गया।
उसके बाद शेलिंग शुरू की गई और शेलिंग के बाद हमने ये देखा कि जो कारकुनान थे वो मज़ीद मुश्तइल हुए और कारकुनान जो थे वो इस तरह भी मुश्तइल हुए कि जब ऊंची इमारतों से स्नाइपर उनके निशाने ले रहे थे तो कारकुनान की जानिब से निशानदेही के बाद उस प्लाजे में जाने की कोशिश की जाती थी और उस प्लाजे में तोड़ फोड़ की जाती थी और जो एहलकार तैनात होते थे उन्हें जदोकोब किया जाता था। रात जो था सूरत कुछ यूँ बनी कि पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि हम ऑपरेशन करेंगे, आप चले जाएं, हम ऑपरेशन करेंगे। मीडिया पर भी इसको चलाया गया, लेकिन जो कारकुनान थे वो मौजूद थे। लेकिन जैसे ही कारकुनान ने देखा कि उनकी क़यादत जो है वो अपनी गाड़ियों में बैठकर निकलने लगी है तो उसके बाद कारकुनान मुश्तइल हुए, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से कारकुनान को कहा गया कि हम काम जा रहे हैं और वापस आएंगे, तो कारकुनान इस पर मुश्तइल हुए और कारकुनान के हौसले भी टूट गए। उसके बाद हमने देखा क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त हमने देखा कि मुजाहिरीन के पास भी गैस मास्क भी मौजूद थे, गुलैल जैसे सामान उनके पास मौजूद थे, वो हम देख रहे हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे थे इन तमाम चीज़ों को। देखिए, जब मुजाहिरीन खैबर पख्तूनख्वा से ही निकले थे और ये तीसरी दफ़ा था खैबर पख्तूनख्वा से वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या फिर लाहौर की तरफ जा रहे थे और जब कारकुनान जो थे वो निकले तो वो पहले से अपने पास तमाम साजो सामान जो था वो लेकर निकले। उन्होंने डंडे, इसके साथ गैस मास्क और जो गुलेलें थी उनके पास मौजूद थी और वो जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि जो पुलिस उनका सामना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुलिस जो रिटेलिएट किया जाता था तो पुलिस पर शदीद पथराव होता था। पुलिस आंसू गैस तो इस्तेमाल करती थी, लेकिन आंसू गैस वो बर्दाश्त करते हुए लोग आगे बढ़ते आ रहे थे। जब हमने देखा कि रेंजर्स को तैनात किया गया, आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को रेड जोन में उसकी तमाम तर सिक्योरिटी दी गई, उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पे कारकुनान थे उनकी जानिब से पथराव किया जाता रहा, लेकिन जब जो रबड़ बुलेट थी उनका इस्तेमाल किया गया और शदीद शेलिंग की गई पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, तब हमने देखा कि कुछ हद तक जो कारकुनान थे वो पसपा हुए। लेकिन जब कुछ जो है वो हवाई फायरिंग और इसके बाद जो तमाम तर मामलात हुए तो कारकुनान जो थे उनको पीछे धकेल के चाइना चौक तक ले जाया गया और रात को जब चाइना चौक के करीब ये कारकुनान मौजूद थे तो तब ये ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन इतना शदीद था कि तकरीबन सैकड़ों जो शेल थे वो एक एक मिनट में जो थे वो बरसाए गए और शेल के साथ धुआं इतना हुआ और उसके बाद चारों तरफ से पुलिस, रेंजर्स ने जो था कारकुनों पर जो है उनको धावा बोला और धावा बोलने के बाद उनको पीछे धकेला और कारकुनान जो थे गाड़ियों में मौजूद थे वो गाड़ियों में लेकर भाग निकले, जो पैदल थे वो पैदल निकले और उसके बाद इस इलाके को क्लियर किया गया, जबकि पंजाब पुलिस की जानिब से कहा गया कि अटक पुल को बंद कर दिया गया है। अटक पुल को बंद करने के लिए इकदाम इसलिए उठाए गए, जो कारकुनान यहाँ से जाएंगे उनको अटक पुल रोक कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तकरीबन इस्लामाबाद से 500 के करीब जो कारकुनान थे उनको रेंजर्स की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और उनको गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ मुंतकिल किया गया। CIA जो कि सब जेल करार दिया गया था उसमें मुंतकिल किया गया। इसके अलावा इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और जो दीगर सूबों से पुलिस आई हुई है वो मखसूस मुकामात पर छापे मार रही है कि अगर कोई कारकुनान इस्लामाबाद में मौजूद है तो उनको गिरफ़्तार किया जाए। ठीक है। अच्छा उस्मान, कल जिस तरह से आपने भी बताया कि अली अमीन गंडापुर ने या उनकी क़यादत ने कोशिश की है कि वो किसी ज़रूरी काम निकलने लगे हैं, कौन सा ऐसा ज़रूरी काम था जो इन तमाम मुजाहिरीन को छोड़कर वो जाना चाह रहे थे उस ज़रूरी काम के लिए, या पिछली बार की तरह ही था जिस तरह से अली अमीन गंडापुर पहले भी एक बार गायब हो गए थे? देखिए, ये कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत से गुफ्तगू चल रही थी और हुकूमत से की जानिब से इनको वार्निंग दी गई थी कि आप डी चौक की तरफ ना जाएं, डी चौक की तरफ ना जाएं। लेकिन जैसे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि एक खातून जो है उसकी वजह से ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब भी डी चौक नहीं आना चाहते थे और हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब ये काफ़िले जो थे डी चौक की तरफ मुड़े 0 पॉइंट से, तो तभी अली अमीन गंडापुर साहब जो वो चाहते थे कि ये काफ़िले डी चौक की तरफ ना जाएं। बारहा बुशरा बीबी की जानिब से ऐलान किया जाता रहा कि हम डी चौक ही जाएंगे और जब काफ़िला डी चौक के करीब पहुंचा तो हमने सूरत कुछ देखी कि जैसे जैसे दिन ढलता रहा ऑपरेशन का ऐलान किया गया और ऑपरेशन के बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब थे उन्होंने 2
दफ़ा अपनी गाड़ी को मोड़ा और बुशरा बीबी से भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद हमने देखा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब एक ही गाड़ी में बैठे। उसके बाद ये लोग जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने लगे। तो जब हमने देखा कि उनका ड्राइवर जो था वो गाड़ी चलाने लगा तो कारकुनान की जानिब से गाड़ी पर डंडे, पत्थर और हत्ता के कुछ कारकुनान जो थे वो गाड़ी के छत पर चढ़े और छत पर जंप लगाकर एहतजाज करने लगे। उसके बाद हमने देखा कि कि जो कारकुनान थे वो मुश्तिल थे। कारकुनान का कहना था कि इधर ही रहे, डी चौक जाए, हमें क्यों लाया गया है। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का काफ़िला निकला तो उसके बाद जो कारकुनान के थे वो हौसले टूट गए और हौसले टूटने के बाद पीछे से रेंजर्स ने जो था उन पर अटैक किया और ऑपरेशन शुरू किया। तो जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है उस्मान, ये भी बताएगा कि बुशरा बीबी के हवाले से भी क्या इत्तलात मौसूल हो रही है। वो इस्लामाबाद मौजूद हैं, कुछ जरा ये कह रहे हैं वो मानसरा वापस पहुंच चुकी हैं। देखिए मुख्तलिफ ज़राए हैं और मुतदाद ख़बरें जो है वो रात से ही वायरल है। कुछ लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि आईजी इस्लामाबाद के अहकामात भी थे कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाए। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ही रवाना हो गई हैं। आपको ये बताऊँ कि अगर सूरत हाल कुछ चीज़ें वाज़ह की जाती हैं, कुछ चीज़ें वाज़ह नहीं की जाती। जब अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी यहाँ पर मौजूद थे तो याद रखिए कि जो इस तरह के इज्तिमात होते हैं तो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो है वो रूप बदल के मौजूद ज़रूर होते हैं और तमाम तर अपडेट जो थी वो हुकाम को दे रहे होते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब उनको चकमा दे के निकले, ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि यहाँ से चकमा दे कर निकलना बड़ा मुश्किल है। जो रास्ता बताया जा रहा है वो रास्ता बताया जा रहा है पीर स्वाबा की तरफ, और वो रास्ता आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपको हुकाम की तरफ से जो है कहा ना जाए, क्योंकि वो रास्ता रेड जोन की तरफ है। आप यहाँ से दामनेको की तरफ जाते हैं तो पीर स्वाबा से आप हरीपुर में इंटर होते हैं, तो आपको हरीपुर में इंटर होने के लिए तकरीबन 1 घंटा दरकार होता है और वहाँ पर तकरीबन 3 चौकियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की आती हैं कि अगर आपने यहाँ से भी निकलना है तो आप जो पुलिस है उससे पूछे बगैर यहाँ से निकल नहीं सकते। ये कहा तो गया कि वो फरार हो गए, लेकिन जो चीज़ें कुछ हद तक सामने आई और कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि रजामंदी के साथ ही उनको फरार किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान राना हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वफाकी वज़रा ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुज़ाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुज़ाहिरीन के तर्ज़ अमल, उनकी तैयारियों और मकासद पर सवालात उठाए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि धरना देने वालों से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने कहा कि मुज़ाहिरीन की जो नीयत थी वो लाशें लेकर इंतशार फैलाना थी। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे सीनियर तज़कियाकार ताहिर मलिक साहब और नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की जो हिकमत अमली थी या उनकी क़यादत के मौजूदा बयानात थे, ये इस सूरत हाल को ज़्यादा ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं? जैसे बार बार कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुतबादिल जगह पर धरना दिया जा सकता है, लेकिन बुशरा बीबी एग्री नहीं थी, वो ये चाह रही थी कि डी चौक तक ही पहुंचा जाए। ये किसी को पोजीशन तो नहीं ले रहा, मगर लेट्स बी ऑनेस्ट, ईमानदारी की बात है, जब आप सियासत में एहतजाज लाते हैं तो आप इसलिए तो नहीं ना लाते कि आप पूरा मन आए और पूरा मन चले जाएं। तो उनको भी ब्रेकिंग न्यूज चाहिए थी, कुछ गड़बड़ चाहिए थी, और मेरे ख्याल में एक उनका डी चौक पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अगर वो सस्टेन कर जाते 1-2 दिन तो मेरे ख्याल में ये रियासत के लिए, हुकूमत के लिए बहुत बदनामी का और बड़ा प्रेशर आ जाना था। ये को उनकी छोटी सी अचीवमेंट नहीं है वो डी चौक पहुंचे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बयान दिए हैं तो हमारी हुकूमत से भी बयान की बड़ी बुछाहट थी कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता को पहुंच जाए, वो आगे दिखाए। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से बयान का एक ही अंदाज था, इमोशनल था, जज्बाती था, और उसमें क्या कहना चाहिए, फहम फरासत दोनों जगह से मुझे कम नजर आई। ठीक है, और जैसा कि यही कहा जाता रहा कि पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन इस एहतजाज की आड़ में फिर हमने देखा कुछ शरपसंद नासिर भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने रेंजर्स के जवानों पर गाड़ी भी चढ़ा दी, 4 जवान शहीद हो गए। उसके अलावा भी जो 100 एहलकार हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं।
मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि मेरे ख्याल में ये अगर कोई, मैं तो नहीं कभी समझा था कि वो पुरअमन आए हैं या वो एक जलसे के लिए आए हैं, क्योंकि वो तो बड़ी क्लियर बात है जब आप इस तरह का मुतालबा लेके आते हैं कि हमने किसी बंदे की रिहाई चाहते हैं, हम किसी से आइन में जो तब्दीली हुई है वो वापस चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं? सबको पता है इतनी तो दुनिया इतनी आसान नहीं ना कि आप बस आए और आए जलसा करें, जलसे में आप तकरीरें करें तो वो बंदा भी रिहा हो जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। मकसद उनका बड़ा क्लियर था। उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है और उसको बिल्कुल बंद किया जाए, और मेरे ख्याल में हुकूमत ने बिल्कुल वैसे ही किया, उसने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। तो 8-9 दिन वो पाकिस्तान की नर्व्स पे तो बैठे रहे हैं, इस पे तो मुझे तो कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह के जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं, फिर आप क्या समझते हैं? मुल्क के जब सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, और खुसूसी तौर पर जो कनेक्ट इसको किया जा रहा था मलिक साहब, वो किया जा रहा था बेलारूस के जो सदर आए हैं एक बहुत बड़े वफ्द के साथ, 43 सरमायाकार, बड़े सरमायाकार उनके साथ मौजूद थे। स्पेसिफिकली ये टाइमिंग आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो टाइमिंग का चुनाव किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? पहले भी SCO समिट से पहले भी हमने देखा इसी तरह के मुजाहरे किए गए। देखिए, आपकी आधी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुल्क PTI का अगर है तो हमारा भी है, आपका भी है, KPK का भी है, सब का है। मैं इस पे मतलब 1 मिनट भी जाया नहीं करूंगा। ये सब का मुल्क है। मगर देखें, एक प्रेशर होता है जब ताकतवर जो होता है हुकूमत होती है, रियासत होती है, तो पॉलिटिकल अगर कोई गड़बड़ हो तो हुकूमत को भी इनिशिएट करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है, जिस पे मैं समझता हूँ कि जो आपने जितनी बातें की है बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए, बेलारूस का सदर आया उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको पाकिस्तान नॉर्मल नजर आना चाहिए, सारी बातें ठीक है। मगर मेरा भी तो एक सवाल है जो मैं समझता हूँ एज ए सिटीजन, हमारा एक सवाल बनता है कि हमारा निजाम फेयर इलेक्शन कराने में क्यों नाकाम रहता है? अगर आप फसाद की जड़ में जाएंगे ना तो आपको ये को मैं आप इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा। अगर आप 2018 के इलेक्शन में चले जाएं, 2013 के इलेक्शन में चले जाएं, 2008 के इलेक्शन में चले जाएं, हमें ये भी सोचना पड़ेगा एज ए रियासत, एज ए हुकूमत, एज ए अवाम कि कौन सा हमारा सिस्टम में ऐसा फ्लॉ है कि हमारे यहाँ जो हार जाता है वो किलकिल डाल देता है, जीतने वाला कहता है मैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ। मेरा हाल फसाद की जड़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मगर मैं इससे पीछे जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल मलिक साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यकीनी तौर पर हमेशा की तरह जो सियासतदान हैं उन्हें इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो फिर उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं जहाँ उन्हें फ़ायदा मिल रहा होता है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आप ये बताइएगा, वफाकी हुकूमत जो दावे इस वक्त कर रही है कि मुजाहिरीन के पास जदीद असलाह था, दीगर वसाइल भी मौजूद थे, ये जो दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, इन दावों को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत से हमने देखा पुरतशद्दुद अनासिर भी मौजूद थे वहाँ पर, और जो अफगान बशिंदे थे वो भी बड़ी तादाद में मुलविस पाए गए इन तमाम चीज़ों में। जी थैंक यू जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो अफगानिस्तान, ये लोग जो आए थे इसमें से अफगान बशिंदे भी शामिल थे जो असला से लैस थे, और उनकी जो सरगर्मियाँ थी ये देखे थे। अब उन्होंने वहाँ पेशावर से आते हुए अटक से क्रॉस करते हुए जब यहाँ पहुँचे हैं तो इस दौरान 6 जो है शहादतें हुई हैं। अब 2 पुलिस एहलकार हैं और 6 जो है रेंजर्स के एहलकार की शहादत हुई है। तो ये तशद्दुद वाक़यात ही थे, और इस पे बल्कि मैं कहूँगा हुकूमत ने बड़ा तहम्मुल का पहले मुज़ाहरा किया, उन्होंने उनको रोका नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में दाखिल होने तक कोई बहुत बड़ी मज़ाहमत हुकूमत ने नहीं दिखाई। उनका ये ख्याल था कि शायद ये पहुँच जाएँ, यहाँ पहुँच जाए, डी चौक बैठ आके और वापस चले जाए, आपने कॉल ऑफ कर दे। और एक मौके पर ये तय भी हो गया था, जैसे मिस्टर सैफ ने भी कहा है कि खान साहब इस बात पे तैयार हो गए थे कि डी चौक की बजाय हम सब जानी चले जाते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो हम बुशरा बेगम नहीं मानी, उन्होंने कहा हमने डी चौक पहुंचना है और पहुंच के दिखाएंगे। तो हुकूमत का ये ख्याल था कि शायद ये डी चौक पहुंच यहाँ से वापस चले जाएँ। जब उन्होंने यहाँ पे बैठने का फैसला कर लिया, और इसमें जो लोग तो शरप्रसाद अनासर भी थे जो पकड़े भी गए हैं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भी हैं कि वो अफगान बशिंदे थे, उनके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का भी नहीं था, असला भी था। तो इस किस्म के पूरे तशद्दुद वाक़यात हुए जिससे उन्होंने काफ़ी, लेकिन 6 शहादतें हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया। रेंजर्स के लोगों को मार दिया, उस पर गाड़ी चला दी गई, पुलिस वाले को मार दिया गया। तो इसके बाद फिर हुकूमत ने रात गए जो ऑपरेशन किया और इनको वहाँ से जो है इलाका खाली करा लिया गया है। तो यकीनी तौर पर हुकूमत ने एक हद तक तो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, लेकिन हतमी और फाइनली हुकूमत ने जो है इस्लामाबाद को सब स्टेक में तो नहीं लगाया जा सकता था, न इस्लामाबाद जो है पूरा जैम पड़ा हुआ था। हुकूमत ने अपना एक्शन लिया, और उसके बाद जो है अब ये यहाँ से रात भाग गए थे अली अमीन गंडापुर, और वो जो है अपना बुशरा बेगम भी, उमर अयूब भी, जो मेन लीडरशिप है वो कहीं भी नजर नहीं आई।
और ये शायद पहली दफा हुआ है कि किसी सियासी जमात के लीडरशिप जिन्होंने कॉल दी होती है, जो कंटेनर पे खड़े थे और लीड कर रहे थे, अचानक गायब हो जाए और भाग जाए और किसी से कोई रब्ता ना हो, और जिस भागने की वजह से जो है कारकुन बेचारे अकेले रह गए और उन पर फिर तशद्दुद और फिर जो कुछ हुआ एक बड़ा खौफनाक हुआ और नहीं होना ऐसी तारीख 2 बार हमने पहले भी देखा कि ऐसे हो चुके हैं। अलीमीन गंडापुर कहीं ना कहीं गायब हो जाते थे। मलिक साहब, आपका मैं कमेंट इस सूरत हाल पर चाहूंगा। अलीमीन गंडापुर के हवाले से जो फिर वहां पर मुजाहिरीन भी मौजूद थे, उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार भी किया, उनकी गाड़ी पर चढ़ के लातें भी मारी हैं, बोतल भी फेंकी गई जो अलीमीन गंडापुर को भी लगी। जो मुजाहिरीन हैं वो काफी शको शुबे में रह रहे थे अलीमीन गंडापुर के इस रोल को लेकर कि ये कहीं फिर ना निकल जाए यहाँ से, और कोशिश उन्होंने की कि उन्हें किसी जरूरी काम जाना है। नहीं, ये तो बड़ा डैमेजिंग होगा। मतलब क्रेडिबिलिटी, नेचुरली लीडरशिप का बड़ा रोल होता है, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में। अगर लीडरशिप, यही तो करैक्टर होता है लीडरशिप का। मेरे ख्याल में ये तो पीटीआई के लिए और गंडापुर के लिए तो जितना भी होगा पीटीआई के लिए बड़ा डैमेजिंग है, क्योंकि आप बार बार जब कहते हो शेर आया तो शेर अगर आया ही नहीं तो फिर उसका मतलब है सचमुच भी शेर आ जाएगा तो क्या होगा। मगर एक मैं फायदा उठाना चाहता हूँ आपके सवाल से, मैं सब 200% एग्री करता हूँ कि गंडापुर की सियासत से पीटीआई को और इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा। मगर ये जो हमारे भाई बार बार कहते हैं ना हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ये कौन सी जिम्मेदारी है कि 8 दिन मुल्क बंद कर दे? ये कौन सी जिम्मेदारी है आप लोगों का राइट टू मूव छीन ले? ये कौन सी जिम्मेदारी आप लोगों को बिजनेस न करने दे? ये तो हुकूमत को मैं समझता हूँ ट्रायल होना चाहिए। आपने पंजाब 12-13 करोड़ को हफ्ते के लिए बंद किया हुआ है, भाई आपकी जिम्मेदारी है। अगर जलसा जुलूस निकलना है आपने उसको रोकना है, आपने मुझे क्यों रोका हुआ है? तालीम आपने छीन ली, पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इट इज सच ए शेम ऑन द गवर्नमेंट पार्ट। ठीक है, अच्छा मलिक साहब, लेकिन इस चीज़ को आप किस तरह से काउंटर करेंगे कि हुकूमत के लिए दोनों तरफ ही मुश्किलात हैं। हुकूमत अगर रोकने जाती है तो भी हुकूमत पर ही तनकीद होती है, हुकूमत अगर नहीं रोकती है तो फिर सानिया 9 मई जैसा कुछ हो जाता है, तब भी तनकीद की गई कि आप लोग तब सो रहे थे, तब आप लोगों ने लोगों को रोका क्यों नहीं? यार, तनकीद का इशू नहीं है मैं और आपकी गुफ्तगू नहीं है। जिस हुकूमत आप लगाई हुई है, आप दोनों ने 25,000 अरब रुपए से ये रियासत चलती है, 25,000 अरब रुपए से। इसके पास 4 सूबे हैं, 33 इसके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, कोई दुनिया का हर मॉडर्न तरीन इनके पास रिसोर्सेज हैं। इंटरनेट ये बंद कर देते हैं। मेरा पॉइंट पॉलिटिकल नहीं है, मेरा पॉइंट है व्हाई दे आर पनिशिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपने जिन लोगों को 5 अफरोज जो बेचारे रोज दिहाड़ीदार है, पूरे जीटी रोड बंद रखी, उसका कोई मुतबादल है, उसका कोई कंपनसेशन है? मतलब आपने तो ठीक है एक जुलूस बंद किया, इसका बड़ा आसान फार्मूला है। अगर एक कमरे में एक टेररिस्ट आ जाए, वहां पे 20 बंदे बैठे हो, तो आप कहिए यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म कर दे, टेररिस्ट मर जाएगा। और भाई बाकी उन्हीं का क्या कसूर है? उनको क्यों मार रहे हो? तुम्हारे पास इतने रिसोर्स हैं कि इनको पहले आप कंट्रोल करते। आप पहले बढ़ के मारते रहे, ये अटक नहीं क्रॉस कर सकते, ये वहां नहीं आ सकते, ये वहां नहीं आ सकते, वो सारा कुछ कर गए। फिर आप कह रहे हैं ये बड़े ज़हीन है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए। वजीर अपना दाखिला को इतना बड़ा फेलियर है। आपने 8 दिन पाकिस्तान के खास तौर पर 60% लोगों को बिल्कुल कैद में रखा है। जी ठीक है, तारिक साहब आप ये बताएगा, स्पीकर के भी असेंबली के हवाले से भी ये इतलात हैं कि उनके घर पहुंच चुके हैं, बुशरा बीबी भी, अलीमीन गंडापुर भी, जो उमर अयूब हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये इतलात अभी कंफर्म हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, ये अलीमीन गंडापुर, बुशरा बेगम, उमर अयूब जो है मानसरा पहुंच गए हैं, जहाँ स्पीकर केपी के असेंबली ख्वाब सलीम के घर पे वो मौजूद हैं। अभी उन्होंने मीडिया टॉक करनी है, 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो जो ठीक है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज और सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, बाबा वांगा जो बल्गारिया की मारूफ नाबीना नजूमी और बल्गान की नोस्ट्राडेमस कहलाती हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान न सिर्फ तारीखी बल्कि कई अहम आलमी वाक़यात की दुरुस्त पेशनगोइयाँ की थी। उनकी पेशनगोइयाँ अक्सर इंसानियत के मुस्तकबिल और ज़मीन पर आने वाले अजीम बहरानों के बारे में होती थी। 1996 में वफात पाने वाली बाबा वांगा ने अपनी ज़िंदगी में जो पेशनगोइयाँ की, उनमें चेरनोबिल हादसा, शहजादी डायना की मौत, 9/11 के हमले और उनकी अपनी मौत के बारे में दुरुस्त मालूमात शामिल थी। उनकी पेशनगोइयाँ कई बार हकीकत में बदल चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ। अब 2025 के हवाले से बाबा वांगा की नई पेशनगोइयाँ सामने आई हैं, जिनमें यूरोप में एक तबाहकुन जंग की पेशगोई की गई है, जिसके नतीजे में इंसानी आबादी में कमी आएगी और ज़मीन पर जवाल का आगाज़ होगा। इसके अलावा उन्होंने एलियंस, खलाई मखलूक के साथ मुमकिन राब्ते की बात भी की है और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ज़मीन की तबाही का जिक्र किया है। उनकी पेशनगोइयाँ साल 2024 में भी हकीकत साबित हुई, जिनमें मौसमी शिद्दत और गर्मी की तबाहकुन पेशगोई शामिल थी।
माहिर इल्म नजूम हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शहजाद। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से भी मैंने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ बाबा वांगा की तरफ से की गई हैं, जो एक अहम पेशन गोई 2025 क्योंकि अब शुरू ही होने वाला है, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा यूरोप में जंग की उन्होंने पेश गोई की है, उसके आपको क्या आसार दिखाई दे रहे हैं? ये भी कहा गया है कि इस नतीजे में आबादी में बड़ी कमी आएगी। बिस्मिल्लाह, नो डाउट कि बाबा वंगा एक बहुत मशहूर, ये कह लें कि एस्ट्रोलॉजी हम कहेंगे कि थी, और उनकी बेशतर जो हैं, जो मेरी नज़र से भी गुजरी हैं, प्रिडिक्शंस मुकम्मल हुई, नो डाउट। अच्छा, मैं इन सारी चीज़ों को मैं गौर भी करता हूँ, ज़ाहिर है कुछ नॉलेज में एस्ट्रोलॉजी भी है, नंबरोलॉजी भी है, नॉलेज ऑफ सात एंड पामिस्ट्री, ये सारा कुछ नॉलेज ऑफ जफर भी है। एक बात मैं 2 साल से रेगुलर कर रहा हूँ कि जो 8 का डिजिट होता है, जो जिसको मुझे समझ आई, ज़ाहिर आस्ता आस्ता इंसान को समझ आती है हर चीज़ की। मुझे इस फील्ड में 40 ईयर हो गए। 8 का डिजिट बड़ा ख़तरनाक डिजिट है। अगर हम गौर करें, दुनिया में बड़े बड़े जो अर्थक्वेक हुए हैं, वो उसका डिजिट तकरीबन 8 आता है। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में गालिबन 8 को आया एक ज़लज़ला, और दुनिया में देखें कोई अगर 26 होगा तो 2 और 6 8 बन जाएगा, 17 होगा तो 1 और 7 8 बन जाएगा। इनके अर्थक्वेक बड़े बड़े, ठीक है। याद होगा बचपन में हम एक घड़ी पहना करते थे इलेक्ट्रॉनिक 8888 की। 8 से हर डिजिट पैदा होता है, 0 भी बन जाएगा, 1 और 2 और 3 बन जाता है। अगर हम अरबी में देखें, अगर डिजिट्स बनाएं तो 8 का डिजिट अरबी में इस तरह लिखा जाता है, पहाड़ की तरह, पहाड़ की शेप ऐसे होती है। और अल्लाह पाक ने एक जगह कुरान में फरमाया जिसका मफहूम कि हम रोज़े क़यामत पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा देंगे। अच्छा, 8 का डिजिट जब ये इस 2024 में दाखिल हुआ, 2024 को जब मैंने गौर किया तो इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो वो 8 बन जाता है। मेरे एकदम होश उड़ गया, मैंने कहा इस साल तो फिर जंगें होंगी। अच्छा, अब जंगें अगर आप देखें, फिर साथ ही इस साल का जो प्लैनेट था, बादशाह प्लैनेट, वो मार्स था, और जो मिनिस्टर प्लैनेट वो सैटर्न था। सैटर्न का डिजिट होता है 8, ठीक है, और मार्स का जो डिजिट होता है वो 9 होता है, ठीक है। ये 2024 8 बना। अगर हम अपने मुल्क में देख लें तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही। वो देख ले फिर क्या हुआ, और 9 को क्या हो गया, 8 और 9 साथ साथ चले, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल के हवाले से बात की है। अब ये जो 8 में हमने देखा अर्थक्वेक भी, मैंने पेशेंट को 8-9 फिर होने जा रहा है 2024 में भी आ रहा है, वो भी 9 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने देखा इस 2008 में स्ट्रोम्स, क्लाउड ब्लास्ट, अर्थक्वेक्स और मैंडेट का चोरी होना पूरी दुनिया में, और वार, दुनिया में वार भी, और अहम हस्तियां भी शहीद हुई। वो उनके डिजिट और हैं, वो भी मेरी पेशेंट गोइयाँ थी। मैंने कहा इस्माइल जो है, इस्माइल हनिया भी, और इब्राहिम रईसी शहीद होंगे, वो मेरी पेशेंट गोइयाँ थी, ठीक है। अच्छा, खैर, अब ये जो 8 का डिजिट इज वेरी डेंजरस। अगला साल 2025 जो बाबा वंगा जहाँ निशानदेही कर रही हैं वो 9 है। 9 मरीख से है। मरीख जंगजू सियारा है, प्लैनेट है। अच्छा, उसमें नो डाउट जो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें भी तबाही, कशीदगी, लड़ाई, यही अर्थक्वेक, स्ट्रोम्स, क्लाउड ब्लास्ट, ये चीज़ें हो सकती हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बाबा वंगा ने एक पेशन गोई की है कि ज़मीन की तबाही 37 यानी कि 3797 पे, हाँ जी। इस डिजिट को देखें तो 26 बनता है, 2 and 6 is 8, अगेन 8 आता है। मैं इसको श्योर करता हूँ कि ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत सोच रहा हूँ कि जो भी अल्लाह ना करे, क़यामत का किसी को भी नहीं पता कब आनी, लेकिन लगता है जब वो 8 होगा डिजिट, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 8 में हर डिजिट पैदा हो रहा है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़, एलियन की बात भी बाबा वंगा ने की हुई है, वंगा ने, कि जी उनसे भी इंसानों की मुलाकातें। अब ये एलियन क्या है, खलाई मखलूक है, बिल्कुल। अच्छा, इस डिजिट की जब वो बात कर रही हैं 2130 में कह रही है 2130, हाँ जी, तो ये क्या बन गया 6। अब निम्बरालॉजी में 6 क्या है, 1 अल्लाह पाक से, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, 3 सफ़र, 4 जायदाद, 5 वक्त, 6 सहर और जादू। तो माइंड हिलता मेरा, फिर वहीं पर जाता है कि एलियंस, खलाई मखलूक। अब अगर हम देखें कि तांत्रिक बाबे शाबे ये क्या करते हैं,
वो कोई कहते हैं कोई जिन्नात की बात कर रहे होते हैं, कोई कहते हैं जी हांडी ले गया, कोई ले आया, लेकिन 6 का डिजिट वाकई सहर और जादू से रिलेट होता है। ठीक है, इस चीज को भी मैं श्योर करता हूं कि डिजिट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है यूरोप के हवाले से बात के इंसान कम हो जाएंगे जी। मरीख लड़ाई का लिए है 2025 पे, वो कह रहे हैं कि जी यूरोप पे जो है जंग की पेश गोई है, जंग की। मैंने कहा था इस साल का जो बादशाह प्लेनेट है वो है मरीख। मरीख है सपाई स्यारा, जंगजू स्यारा। इसने इस साल में, मेरी पेशन गोई थी इस साल में कि अलिफ आइन लाम और ये वाले मुमालिक लड़ेंगे, वॉवल्स एंड एल और वाई। अगर देखें ईरान, इजराइल, लबनान, यूक्रेन, अल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अलिफ और आइन में ज्यादा रहा, अमेरिका, इंग्लैंड, ये चीजें देखी आपने, ठीक है, मरीख से रिलेट है। फ्रंट फुट पे भी गए। ठीक है, अब 2025 तो खुद 9 नंबर बन गया, वो फिर उसका ही एरीज का नंबर निकल आया, मंगल का नंबर निकला है, तो ऑब्वियसली इट विल बी पॉसिबल कि 2025 में और तबाही हो। 2024 से भी आप कह रहे मुश्किल हो सकता है? जी हाँ, अच्छा। हो। अब बात हो कि क्या थर्ड वर्ल्ड वार पे जाओगे, उस तरह मेरा माइंड नहीं है। बात है क्या आप कि क्या क़यामत की निशानी है, क्या क़यामत आने वाली है, उस तरह भी मेरा माइंड नहीं है। क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है, वो उसने क्या कहते हैं वो काना दज्जाल ने आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, आजूज माजूज है, इस क्रिश्चियनिटी है इसलिए मुस्लिम होना है, उसके बाद ये सुन्नियों से जंग है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन नो डाउट कि 2025 इज आल्सो नॉट ए गुड ईयर। लेकिन शहजाद साहब, कोई अच्छी खबर 2025 के हवाले से भी वो आपको कहीं कोई नजर आ रही है लोगों की तसल्ली? 2025 में यही है कि हर शख्स अपना दामन ही बचाए। अच्छा, बस इतना ही है, काफी कुछ। जिसने दामन बचा लिया वो बच गया। गोइंग टू बी वेरी टफ। हाँ, ऐसे है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी किसी जंग का आगाज होता है हम ये देखते हैं कि फिर पूरी दुनिया उसकी लपेट में, उससे किसी ना किसी तरीके से तो मुतासिर जरूर होता है। कोई पेट्रोल, और हम तो फिर सबसे ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं। हम तो सेंटर में है ना, हमारा तो जोग्राफिया ही ऐसा है, मुल्क ऐसी जगह पे हम जगह हर जगह से हम फायदा इतना नहीं ले पा रहे जितने मुतासिर हो जाते हैं। ऐसे मुतासिर जरूर होंगे, अल्लाह ना करे। और दूसरा ये है कि हमें इस्तग़फ़ार की तरफ ज्यादा रहना चाहिए, और चाहे हम अपने घर से लड़ाई लेते हैं, चाहे बाहर से, चाहे हमसाये से। अब ये घर चाहे हमारी स्ट्रीट का घर है या मुल्कों के घर है हमसाये, मैं तो यही एडवाइस ही दूंगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सुन रहे हैं, कि इज्तनाब ही करे लड़ाई से, नहीं तो 2025 जो तिगनी का नाच नचवा देगा। ठीक है। अच्छा, ये जो एलियंस की बात की जाती है, हमेशा खलाई मखलूक की बात की जाती है, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं बातें, क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं, हम कहानियों में पढ़ते हैं। तो ये असल में आपको क्या लगता है, जैसे अब ये कहा गया, एक नंबर फिगर भी दे दिया गया कि इस तरह से एलियंस के साथ 2130 तक राब्ता किसी न किसी सूरत, मतलब अभी भी 1 सदी से ज़ायद का वक्त पड़ा है राब्ता होने में, तो तब तक वहाँ पर जो आजकल सफ़र की बातें हो रही हैं कि सफ़र शुरू कर दिया जाएगा चांद पर, जिस तरह से हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि ज़मीनें अलॉट कर रहे हैं लोग अपने नाम पर, फिर मार्स की तरफ ट्रैवल करने की बात एलॉन मस्क कर रहे हैं, तो ये सफ़र मुमकिन हो पाएगा? और अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो इंसान, आपको लगता है कि दीगर सियारों पर हम लोग कभी रह रहे होंगे? देखिए, बात ये है, सूरज जिन है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में लिखी है, उसमें मौजूद है। सूरह फलक है, सूरह नास है, उसमें जिन्नात का जिक्र है। हर मजहब के लोग, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी जिन्नात पे यकीन तो करते हैं, एलियंस पे नहीं करते। ठीक है, मैं इसको जिन्नात की तरफ जरूर ले जा सकता हूँ। तो जिन्नात तो हर दौर में रहे, ये इंसान बनी आदम से पहले भी जिन्नात इस दुनिया में मौजूद थे। अल्लाह पाक ने जिन्नात भेजे थे, उनकी पहले हुकूमत थी। जब वो नाफरमा हुई तो हज़रत जिब्राइल अमीन को अल्लाह पाक ने भेजा दुनिया में, कुछ को मारा, कुछ को कैद किया, कुछ भाग गए। तो जिन्नात तो कुछ चीज़ है जो समझ भी आती है। और जिन्नात 10 किस्म के, लेकिन मेरे पास 11 किस्म के, मैं 11वां भी बताता हूँ तो अक्सर। तो ये जिन्नात की बात कुछ समझ आ जाएगी। तो खलाई मखलूकों में एलियंस, जिन्नात को मैं एलियंस का दर्जा दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिन्नात के पास भी इतनी ही पावर है कि वो आसमान के पहले आसमान तक की बात सुन सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है।
और उससे आगे नहीं जा सकते, तो इससे ज़्यादा और ताकत किसी के पास नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए, अर्श पर चले गए, सातों आसमान पे। ठीक है, अच्छा 2025 में भी जैसे 24 में भी हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है, इंतहाई गर्मी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो बल्कि बहुत से ममालिक हैं जो रिपोर्ट शाया कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो आने वाले सालों में गर्मी इंतहा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको शायद हम कंट्रोल भी ना कर पाएँ। 2025 में आपको लगता है कि सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट होगी 2024 की निस्बत? देखिए, ये हमारे अपने हाथ का बीजा हुआ है, हमने बबूल के कांटे बीजे हैं और बबूल के ही काटे हैं दरख्त। तो सारा नजला मैं तो कहूँगा स्टीफनसन और एडिसन पे आएगा। हमारे मुल्क में दो ही हैं, एक नून लीग है एडिसन और एक है पीपल्स पार्टी स्टीफनसन, क्योंकि यही साइंसदान है, यही जो सियासतदान है। और हमारे मुल्क की आपने ग्रीनरी उड़ा दी है, कल्टीवेशन ख़त्म कर दी है, आपने इरिगेशन एरियाज जो क्या कहते हैं फर्टिलाइजर जो वो क्या कहते हैं बैरन एरियाज पे आपने को जो सोसाइटीज बन रही है, नहीं बैरन एरियाज को यूज करना था, यूटिलाइज करना था। जो आपके फर्टिलाइजर जो ज़रूरी ज़मीनें थी उधर आपने सोसाइटीज बना दी, तो भाई तो हमारे हाथ का तूफान है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे मौसमियाती तब्दीली, आप उड़े ना थोड़ा सा यहाँ से किसी प्लेन पे बैठे जो उड़ जाए, चले हमारे मुल्क के कोयटा में चले जाए, तो उधर आपको पूरी कोई स्मॉग मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आपने हर छोटे शहर को बड़ा शहर किया, आपने नौजवानों को रिस्क नहीं दिया, मोटरसाइकिल ऊबर से पॉल्यूशन बढ़ाया, ये हमारे हाथ का खेल है। बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में ये नहीं है, इस खित्ते में ही ज्यादा होता है। हाँ, इस खित्ते में एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, अपने मुल्क के पाकिस्तान से बाहर निकलते वो आएंगे सैलाबी मामला, वो जरूर आएंगे। ठीक है, वो हमारे हाथ का बीजा हुआ नहीं है, वो उसमें है कुछ मामला, लेकिन सैलाबी उसमें चाइना भी आएगा, उसमें इंडिया भी आएगा, उसमें बंगाल भी आएगा, बे ऑफ बंगाल है, उसमें पाकिस्तान भी है, ये चीजें हैं, उसमें अरब ममालिक भी आ गए, अब तो उधर भी बारिशें भी होती है, सारा कुछ होता है। मौसम की ये बात जरूर कर सकते हैं कि बारिशों का ये शहजाद साहब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, ये हमारी छेड़छाड़ का भी असर है, ये जो हम क्लाउड सीडिंग करते हैं, हम आर्टिफिशियल बारिश करते हैं, हम कुदरती निज़ाम से कहीं ना कहीं नहीं, इसकी भी मैंने बड़ी स्टडी की है और काफ़ी लोगों में उठाऊँ। ये कुछ होते हैं ब्लॉक्स होते हैं ऐसी जगह पे वो फेंके जाते हैं वो क्लाउड को, फिर वो बारिश उसका टेम्परेचर बनाते हैं, तो उसका ऐसा नहीं है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। चले लास्ट कमेंट मैं आपसे बस चाहूँगा, बाबा वांगा की जो पेशन गोई हैं बहुत ज़्यादा हैरान कुन रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन बहुत हुई है, साइंस ने उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ उनकी जो थी। बाकी बाबा वांगा की जो 9/11 वाली पेशन गोई है, ये हमारे कुरान पाक में भी है। वो मुझे याद नहीं आ रही, 9वां पारा है और उसमें 11वीं आयत है, और वहां पे लिखा हुआ है कि लोहे की चीलें उड़ा देंगी। ये मैंने पढ़ा हुआ, गालबन वो कोई आगे पीछे ना करो, 9/11 कुरान पे भी है। ठीक है, वहाँ पर मौजूद है। तो अभी ये जो इन फ्यूचर आज हमने थोड़ी सी डिस्कस की है, 2025 में हम 2170 की बात करें, हम 3797 की बात करें, ज़मीन की तबाही की, आपको लगता है कि इस तरह के जो नंबर्स भी आपने निकाले हैं तो ये मुश्किल सिचुएशन है? देखिए, 8 का डिजिट किसी भी सदी में आए या किसी भी अशरे में आए, 8 का डिजिट वो तबाही का बायस होगा। उसमें चाहे अर्थक्वेक क्यों ही ना हो, चाहे आतिशफशां क्यों ना हो, चाहे क्लाउड ब्लास्ट ही क्यों ना हो, चाहे स्टॉर्म ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ी वार ही क्यों ना हो, लेकिन वो 8 का डिजिट अच्छा नहीं हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर रमेश शहजाद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। यकीनी तौर पर ये जो टॉपिक है ये इतना वास्ट है कि इस पर जितनी भी बात कर ली जाए, इस पर जितनी भी डिस्कशन कर ली जाए, रिसर्च कर ली जाए, वो कम ही साबित होती है, क्योंकि उसमें बात करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह से शहजाद साहब ने भी हमारे साथ डिस्कस किया, बहुत नॉलेज वो रखते हैं, मैं देख रहा था जिस तरह से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि 2025 हम सबके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर साबित हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरे वनडे इंटरनेशनल में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ 3 मैचेस की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। जिम्बाब्वे के बुलावायो में खेले गए इस मैच में मेजबान टीम के कप्तान क्रैग एर्विन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनके फैसले को गलत साबित कर दिया। जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बेबस दिखाई दी और पूरी टीम सिर्फ 38 ओवर्स में 145 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले मोहम्मद अबरार ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि फैसल अकरम और साइम अयूब ने भी 1-1 विकेट हासिल की।
ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने जिम्बाब्वे के बॉलर्स को आड़े हाथों लिया। साइम अयूब ने 113 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन के साथ उनका भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने हदफ सिर्फ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। पहले मैच में शिकस्त के बाद कौमी टीम के लिए जीत नहायत अहम थी। खासतौर पर साइम अयूब की फॉर्म में वापसी और नौजवान बॉलर्स की कारकर्दगी कौमी टीम के लिए खुशाइंद है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने मैं ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा, आपको क्या लगता है कि दूसरे मैच में टीम में जो तब्दीलियां की गई वो जीत का सबब बनी? वालेकुम सलाम। देखें, अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप एक नए कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। जरूर थोड़ा सा आपको पता है कि अगर इस मैच से पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तनकीद खास करके आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट पे हो रही है, क्योंकि स्ट्राइक रेट आपका ज़रूरी जोन सा है वो देखा जाता है। अनफॉर्चुनेट है, आकिब जावेद भी कह चुके हैं कि स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा मेंटेन आपको ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अगर इस मैच से पहले देखें तो आपको पता होगा पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दे रही थी। आपने ऑस्ट्रेलिया को भी 140-145 पे आउट किया, तो वो चेस करना एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन जब आपकी टीम ने 200 प्लस चेस करना तो पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं उसको नजर आता है कि इशू होता है चेस करते हुए, क्योंकि हमारा डॉट बॉल डिलीवरीज का कैलेंडर बहुत ज्यादा है। आपने पिछले मैचेस के अंदर भी देखा होगा, जहां 200 स्कोर होता है वहां पर हमारी टीम ज्यादा प्रेशर के अंदर आती है। 300 तो बहुत बड़ा एक स्कोर है। अच्छी बात कि कल साइम अयूब को जितना क्रिटिसाइज मैंने भी किया, बहुत से लोगों ने किया। कहते हैं ना, एक बड़ा प्लेयर जो उनसे हमेशा वो अपने बैट और बॉल से जवाब देता है। यही आपसे जवाब चाहिए। आप अच्छा परफॉर्म करें तो लोग जवाब आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आपने कल 170 के अपना स्ट्राइक रेट से कल अच्छी शॉट्स भी खेली, कल अच्छी इनिंग्स भी आपने खेली, फिर आपने 100 रन की पार्टनरशिप आपको बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में नजर आपको आई, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो सा है वो वापस बहाल हुआ होगा। तैयब ताहिर की बात करो, एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है डोमेस्टिक के अंदर। उस लड़के ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके दिया। अनफॉर्चुनेट है कि ज्यादा मौका नहीं मिला पाकिस्तान टीम के साथ। कैम के साथ वो जरूर है लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिला। थोड़ा सा मुझे ये जरूर था कि हसीबुल्ला की अगर बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहा है, वो लड़का ओपनिंग बैट्समैन है, आप उसको मिडिल ऑर्डर के अंदर लेके आ पा रहे हो। जो वो फ्लक्चुएशन है उसकी बैटिंग की वो ज्यादा उसको डिस्टर्ब करेगी उसके परफॉर्मेंस को, और आपको नजर भी आ रहा था कि वो परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करती, क्योंकि हमेशा उसने ओपन किया है। तो ये जो डिसीजन है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि अपने थोड़े बहुत ठीक करने की जरूरत है। तीसरा, जो जुमेरात को मैच खेला जाना है वो भी इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने पहले मैच के अंदर खेला है। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली फेवरेट्स है। अल्लाह करे कि आपको एक कॉम्बिनेशन जिस वक्त आपका सेटल नजर आ रहा है, यही कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएं। ठीक है। अच्छा अवैस, आप क्या समझते हैं? तनकीद और तारीफ का सिलसिला तो जारी रहता है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेज ही ऐसी हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक दिन हम तनकीद करते हैं, अगले दिन हमें तारीफ करनी पड़ जाती है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जिस तरह से जीती थी तो ऐसा लग रहा था कि T20 सीरीज में तो वाइट वॉश करेंगे, लेकिन खुद वाइट वॉश हो गए। जिम्बाब्वे के साथ जब खेलने गए तो ऐसा लग रहा था पहला मैच भी जीतेंगे, पहला मैच बड़े बुरे तरीके से हारे, दूसरा मैच बड़े अच्छे तरीके से जीत गए। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल साइड है पाकिस्तान की, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कुछ नहीं पता चलता, किसी का तजिया किसी काम का नहीं रहता जब पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करने लग जाती है। ये पाकिस्तान टीम आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो ये वो टीम है जो कहती है कि टीवी ना देखो, एक दिन कहती है टीवी देखो, एक दिन कहती है हमें ना देखो, हम पता नहीं क्या करेंगे। और वही होता है जब भी आप इनके ऊपर तनकीद करने जाएं। आपको पता है नासिर हुसैन हमेशा कहते हैं कि जब भी आप इनको नीचे दिखाते हैं और ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करके दिखाती है कि ऐसे लगता है कि इससे चैंपियन टीम है नहीं, और पाकिस्तान ने हमेशा वो करके दिखाया है। अनफॉर्चुनेट है, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर आपको पता है इसी टीम का कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कुछ पता नहीं कि क्या रिजल्ट पैदा कर दे। मसला सारा फिर वही मैं कहता हूँ कि जो डिस्टर्बेंस रही क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो मामलात रहे कॉम्बिनेशन को सेट करते हुए, आपको टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात पीछे रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अगर दूसरी टीम्स की मैं बात करूं, देखें कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं दूसरी टीम्स की बात करूं तो साल पहले या 6-7 महीने पहले हमें पता होता है कि यार ये इनका विनिंग कॉम्बिनेशन है, यही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जाएगा। अभी तक अगर मैं ओडीआई क्रिकेट की बात करूं, बेशक हमने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त जरूर दी है, लेकिन स्टिल आपके भी ज़हन में होगा, मेरे भी होगा, व्यूअर्स के भी ज़हन में होगा कि यार हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, कि अभी तक समझ भी नहीं आ रही कि चैंपियंस ट्रॉफी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दे, जो पाकिस्तान की है। आपने अगर ओपनर से बात करूं, आपने हालिया से के अंदर कुछ साल 2 के अंदर इतने ज्यादा ओपनर्स ट्राई किए हैं कि आपके पास ओपनर्स की शायद भरमार जरूर मौजूद है, बेशक वो परफॉर्म करें ना करें। आप अपने मिडिल ऑर्डर को भूल गए हो। हमेशा याद रखें जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो आपको एक प्लेटफॉर्म लेकर के देता है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है आपका वो आपको जितवाता है हमेशा। बॉलर्स तो आपको मैचेस जितवाते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर हमेशा वो एक प्लेटफॉर्म ले करता है आगे जाके। आपका मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा मसला है।
जब आप बात करते हैं बाबर आजम अपनी जगह है, रिजवान है, लेकिन जब आप बात करें जो की पोजीशन है, जैसे 5वें नंबर की बैट्समैन की बात करूं, 6ठे नंबर की बैट्समैन की बात करूं, ये वो बैट्समैन होते हैं जिनका स्ट्राइक रेट 180 170 को टच कर रहा होता है। हमारे पास नहीं है ऐसा कोई बैट्समैन, हमें वो ढूंढने की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। बात होती है इरफान नियाजी की। इरफान नियाजी अभी नया है लड़का क्रिकेट के अंदर। बात उस दिन हो रही थी जी उसने मैच कितने जितवाए। अल्लाह के बंदे, भी तो उसको इतना टाइम भी नहीं हुआ पाकिस्तान टीम के अंदर। हम बहुत जल्दी जो ना अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक बंदे को जज करने लग पड़ते। जैसे कल साइम अयूब ने 2-3 कवर ड्राइव्स मारी हैं, तो सोशल मीडिया पे उठा के देखें, लोग कह रहे हैं सईद अनवर जैसी मारी है। यार कम ऑन, सईद अनवर के पास कुछ और थी, साइम कुछ और है। आपको टाइम चाहिए होता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम इस वक्त मौजूद नहीं है। जो आपका 5वां 6ठे कैलिबर की बैट्समैन की बात करूं, जो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करता है, उसको जरूरत है। मुझे नहीं पता कि अब्दुल समद आपके पास मौजूद है या इरफान नियाजी है, और इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट भी जो है वो मुख्तलिफ सीरीज में अब किया जा रहा है, मुख्तलिफ मैचेस में भी किया जा रहा है। आपको किस तरह से लग रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी की आपने भी बात की है, और बिलाखिर जो बोर्ड मीटिंग है वो भी आईसीसी की तरफ से 29 नवंबर को कॉल कर दी गई है। अब इस एजेंडे पर भी बात होगी, वेन्यू के हवाले से भी बात होगी यकीनी तौर पर। आपको क्या लग रहा है, ऑन टाइम और इन पाकिस्तान ही आपको चैंपियंस ट्रॉफी होती दिखाई दे रही है? पाकिस्तान तो किसी भी सूरत अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहा। देखिए, आपको हटना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान बड़ा एक रिजिड इसके अंदर ट्रॉफी वाले मामले पर रहा है, और अच्छी बात है कि आपकी लाइजॉनिंग बड़ी तगड़ी है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। हाँ, छोटा सा एक मसला जरूर है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट ने, आपको पता है कि जितनी क्लोज लाइजॉनिंग टूर्नामेंट से करीब जाके आप रखेंगे, उतना आपको फायदा इस चीज़ पे होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड्स की हम बात करें तो डिप्लोमेसी आपको पता है इंपॉर्टेंट होती है। मैंने उस दिन भी ये बात कर रहा था आपके शो में कि मसला सबसे बड़ा ये होता है कि जो आपके प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं डिफरेंट लीग्स दुनिया के अंदर, ऑब्वियसली उन्होंने, इंडिया ने हाईजैक लीग्स को किया हुआ है, पैसा है, सारे मामला हैं। बैकडोर पे वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि यार अगर आप उधर के लिए ज़्यादा फेवरेट अपना अगर करते हो, कि सपोर्ट करते हो, तो शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट से आप हाथ धो बैठो। ये चीज़ें चल रही होती हैं बैकडोर के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी तगड़ी लाइजॉनिंग रखता है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि चैंपियंस जो आईसीसी है वो वोटिंग प्रोसेस पे जा रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए वोटिंग प्रोसेस, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी ने पाकिस्तान को दी है। सारी टीमें यहाँ पर आके खेल चुकी हैं। अगर एक मुल्क के लिए अगर आप हथदर्मी कर रहे हो तो लिटरली आईसीसी पर, इसलिए लोग कहते हैं कि स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। कहीं आपने कभी लचक दिखाई नहीं, आईसीसी हमेशा चुप रहा है। तो पाकिस्तान को शायद 2 चीजें हैं यहाँ पर। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल अगर लिया जाता है, अगर कुछ भी करके, तो फिर पाकिस्तान को जो कॉम्पेंसेशन है, जितना हमने खर्चा इस वक्त पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स के ऊपर लगाया है, उसको आईसीसी को पे करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग लिटरली बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आगे आपने अपने कैलेंडर ईयर को भी देखना होता है। दूसरा, जो मैंने आपको कहा कि आपको रिजिड रहना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। एक मुल्क जिसके अंदर आपको पता है कि आप वहां पर बैठ के बाबर आजम या किसी और मुल्क का नारा नहीं लगा सकते। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, आपको पता है वहां पर वर्ल्ड कप के अंदर क्या हो रहा है। आप उस मुल्क के कहने के ऊपर आप उस मुल्क को अपना आप कर रहे हो कोशिश आइसोलेट करने की, जो कि प्रॉपर केस स्टडीज दे चुका है। हर टीम यहाँ पर आके खेल चुकी है। पीएसएल का 9वां एडिशन है, 10वां अब स्टार्ट हो रहा है। एशिया कप यहाँ पर खेला गया था। इंडिया के कहने पे ही आपने एशिया कप, जो उनसे आपको याद हो, थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल पे लेके गए थे, सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ था। पाकिस्तान में जितने मैचेस है सब एंजॉय भी किया, सब पूरा फुल ग्राउंड आपको नजर आया था। ये सारा कुछ मौजूद है आईसीसी के ऊपर। बड़ा सबकी नजरें होंगी कि क्या आईसीसी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देता है। लेकिन जो मुझे अभी तक खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस कल भी था चेयरमैन का कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हमें एक्सेप्टेड है, पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे फिर वही चीज मैंने कहा ना, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंदर से क्या डिसीजन लेता है कि कल कोई खुदा न खास्ता अगर मूव ऑन करती है तो क्या पाकिस्तान इस स्टांस के ऊपर रहेगा कि हम फिर हाइब्रिड पे जाके, क्योंकि अगले जितने बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया में हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे बैक टू पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे इनिंग्स। मोहम्मद अबरार के वाले से मैं जानना चाहूँगा, अपने डेब्यू मैच में शानदार उन्होंने बॉलिंग की है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या फाइनली अब वो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं? उन्हें जो बार बार ड्रॉप करना, बार बार खिलाने का सिलसिला, ये ख़त्म हो और परमानेंटली आपको लगता है कि उन्हें टीम में शामिल हो जाना चाहिए, अब कर लेना चाहिए? मैं ऑन अ लाइटर नोट कभी ये भी कहता हूँ कि नादरा में चेक करवाएं क्या पाकिस्तानी है वो बेचारा, क्योंकि जितने साल डेढ़ से आपने उसको कैरी किया है, तो उसको तो आपने सिर्फ बेंच लाइनअप के ऊपर ही बिठा के जो उनसे बेंच को आपने गर्म किया, बाकी तो उसको खिलाया कोई नहीं है कोई भी मैच। आपने ये होता है जंग लगाना, जो हम अपनी अल्फाज में कहते हैं क्रिकेट में, कि आप लड़के को जंग लगाते हो, आप मैचेस खिलाते नहीं हो, फिर उस मैच के अंदर आप डालते हो जो कि इतनी की पोजीशन मैच होता है जहां पर बेचारा पहली प्रेशर के अंदर होता है कि यार मैं ही अपना एक स्पिनर हूं जिसने डोमिनेट करना, जो इंग्लैंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, पहले मैच की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें आप साइकोलॉजिकली एक लड़के के साथ खेलते हो, अच्छी बात है। कल उसको मौका मिला, डेब्यू था उसका वनडे में, 4 खिलाड़ियों को कल उसने आउट भी किया है।
अच्छा लड़का है, लेकिन वही बात है कि ठीक है वेरिएशंस पे लोग ज्यादा उसकी बात करें, लेकिन मैचेस मुझे बताएं ना कितने खेले। अभी तो एक वनडे मैच खेला है। लड़का सीखता है। आपको इंटरनेशनल जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपको मैचेस ज्यादा चाहिए होते हैं, मार भी पड़ती है, एनालिस्ट आपके ऊपर काम भी करता है। जिम्बाब्वे टीम ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट। अगर मैं बात करूं अभी आपने साउथ अफ्रीका खेलने जाना है, साउथ अफ्रीका टीम एक डिफरेंट है। वो एनालिस्ट बैठे हैं, वो पकड़ते हैं बहुत जल्दी प्लेयर को कि यार इसकी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है। लेकिन जितना मैचेस ज्यादा खिलाओगे उतना ज्यादा आपके पास एक प्लंदा भी तो होता है। कल को अगर आप टीम पे से लड़के को ड्रॉप करोगे, यार तुम्हें 20 मैच खिलाए, 20 में तुम्हारी ये परफॉर्मेंस है, जाओ जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करो। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का है। डोमेस्टिक के अंदर एक तरफ आप कहते हैं आपके हेड कोच के आप घास उठा दें, आप अपना स्पिनिंग ट्रैक बना दें, इंग्लैंड को हम शिकस्त दे दें अपने। वही अगर आप डोमेस्टिक की उठा के इस वक्त बात करें तो आप टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो ज्यादातर बॉलर्स हाईलाइट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट्स बन रही हैं, आपके बॉलर्स ग्रीन विकेट्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सीरीज अब जिस तरह 1-1 से बराबर है, तीसरे और फैसलाकुन मैच में अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किन शोबों में मजीद बेहतरी की जरूरत है, किस स्ट्रेटजी के साथ जाएं कि सीरीज जीत सकें? देखिए पाकिस्तान ने जो सेकंड अपना मैच जो जीता उसकी कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा आपको लगा है। फिर मैं कहूँगा आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको फिर परफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया अपना ऐसा पार्टनरशिप के अंदर। बहुत से लोग साइम अयूब एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, बहुत से लोग बात करते हैं कि यार एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, एग्रेसिव खेलने वाला लड़का है, लेकिन आपको पार्टनरशिप्स इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। आपने उस ओपनिंग डिपार्टमेंट को तगड़ा करना है। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट और खास करके कामरान गुलाम पे बहुत ज्यादा नजर होंगी, क्योंकि कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेट है वो लड़का परफॉर्म नहीं कर सका इंटरनेशनल के अंदर, सिवाय 1-2 मैच की बात करूँ, एक मैच की बात करूँ। लेकिन नए लड़के हैं, इनको टाइम चाहिए। लेकिन मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता हूँ तैयब ताहिर को, क्योंकि तैयब पे बहुत ज्यादा बात हुई है कि तैयब ताहिर डिजर्व करता है। उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एग्रेसिव क्रिकेटर भी है, लेकिन जो एग्रेसिवनेस का जो अल्फाज है पाकिस्तान टीम में आज भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। उस फैक्टर को हमें खत्म करने की जरूरत है। ठीक है। और वैसे लास्ट कमेंट मैं आपसे ही चाहूँगा, पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी जो हैं उनकी जो कारकर्दगी है अगले मैच में टीम की फतह को यकीनी बनाने में, आपको लगता है कि वो मददगार हो सकेगी? तमाम नए प्लेयर्स हैं, उन पर एक्स्ट्रा एक प्रेशर ज़रूर होता है। देखिए जो भी प्लेयर जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए, किसी भी टीम के लिए, आपको पता है उसमें एक प्रेशर एक ही चीज़ का होता है, वो ये होता है कि यार मैं परफॉर्म करके दूँ यहाँ पर। एटलीस्ट अगर मैं बैट से नहीं परफॉर्म करता, ऑलराउंडर का ज्यादा फायदा होता है कि उसको पता होता है मैं बैट से नहीं करूंगा, बॉल से कर दूंगा, या फील्डिंग, क्योंकि ज्यादातर ये प्लेयर्स का एक स्ट्रैटेजी चलती है कि यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूं कि यार कम से कम एक दाग बिठा के जाऊं कि यार मैंने परफॉर्म किया, लड़का अपना डिजर्व करता है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह।